गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिकल बॉन्डिंग वाला जो लास्ट एक दो वीडियो हैं इनको आज हम करने जा रहे हैं। क्योंकि महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका है और आप लोग सभी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आफ्टर कोविड के पश्चात भी ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और महाविद्यालय में भी गैप बना करके रहें। ऐसे नहीं कि झुंड की तरह एक जगह हम बैठ रहे हैं, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें और समयबद्ध अपनी कक्षाओं में आएँ, जिससे जो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बच गया है उसको हम समय पे पूर्ण कर सकें। क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं आयोजित। तो जो वीडियो आपके पास पूर्व में मैंने प्रेषित किए हैं उन वीडियो को विशेष रूप से ध्यान से देखें और उनके साथ पीडीएफ जो मैंने भेज रखे हैं वो नोट्स भी आप पढ़ें। फिर भी आपके पास कोई नहीं पहुंच रहा तो आप मुझसे मिल सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग के यूनिट का सेकेंड लास्ट चैप्टर है और इसके अंदर हम ले रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, यानी धात्विक बंध या धातुओं का बैंड सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए, बंध में हमने पहले बात की थी आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड की, बहुत से बॉन्ड हमने पढ़े थे। उसमें एक मेटेलिक बंध यानी धात्विक बंध रह गया था। डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में देखिए आयंस के रूप में हम बात कर रहे हैं जो मेटल और नॉन मेटल के मध्य बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार से हम कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करें कि नॉन मेटल और नॉन मेटल अधातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है वो बंध हम कह रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं आज मेटेलिक बंध। मेटेलिक बंध में देखिए एक अट्रैक्शन टाइप बंध है। आप क्रिस्टल को अगर विशेष ध्यान से देखें तो आप उसमें पाएंगे कि इस प्रकार से क्रिस्टल में एक उदासीन रूप में क्रिस्टल है, उसके अंदर जो धातु की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ये डॉटेड लाइन से जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, इसके अंदर आप देखिए ये डॉटेड लाइन से, यहाँ पे डॉटेड लाइन से लिख रहा है, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन। यदि ये फ्लोटिंग फॉर्म में है, जब आयनिक फॉर्म में होता है एक अलग चीज़ है, यहाँ क्या है वहाँ एक पर्टिकुलर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच रहता है। लेकिन यहाँ पे एक समुद्र की तरह हम बात कर सकते हैं कि समुद्र में किस प्रकार से बिखराव होता है कि कौन से मेटल के साथ कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक इस तरह से फैलाव हो रहा है आयंस का, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे हम धातु की बात कर रहे हैं। तो ये इनके मध्य जो बनने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हमारे पास धात्विक बंध यहाँ पे है, जिसको हम आगे डिफाइन भी करेंगे। देखिए ये दूसरा चित्र आप देख सकते हैं जिसमें सोडियम आयन को यहाँ पे ले रखा है सॉफ्ट मेटल, जिसके अंदर इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ देखिए प्लस चार्ज से दिखा रखा, बीच में वही डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। और ये क्या है डीलोकेलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल, यानी चलायमान है मोबाइल कौन से इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हम दिखा रखा है पॉजिटिवली चार्ज आयन हेल्ड इन किसके अंदर रिजिड लैटिक्स, एक जालक के अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो अपने के स्थान पे है और उसके चारों ओर क्या है ये मोबाइल फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। डीलोकेलाइज्ड मतलब चारों ओर से फैले हुए हैं उसके। ये इस प्रकार की स्थिति वो क्या कहलाती है मेटेलिक बॉन्डिंग या धात्विक बंध। दूसरा देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया इसको कि ये मेटेलिक बॉन्ड क्या है द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत आकर्षण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण। वहाँ पे हमने आयनिक बंध में पढ़ रहे थे, लेकिन देखिए वहाँ पे आयन के रूप में बात की थी, यहाँ हमने उसको एक फ्लोटिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रूप में बात कर रहे हैं। बिटवीन किसमें पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज फ्री और मोबाइल डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको यही ध्यान रखना है। वहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि डीलोकेलाइज्ड जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। Say that the valence electrons of all metal atom in a metallic solid form a C of a electrons, it explain property like a malleability, conductions। ये हम आगे बात करेंगे इसकी कि malleability क्या है, conductions क्या है, इनकी बात हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल दूसरा एक फिर आपको यहाँ दिखाया रिप्रेजेंट, इसलिए क्या है कि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि किस प्रकार से डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज आयन है जो एक सोडियम आयन को लेकर के यहाँ पे हमने बताया। तो देखिए आगे, ए मेटल बॉन्ड इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन पॉजिटिव एंड द फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन ए लैटिक्स, जो जालक के अंदर व्यवस्थित है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है क्या कि राइटिंग हम कह रहे हैं वर्किंग ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। एक धात्विक बंध जो वो किस प्रकार से काम करता है, कैसे, तो यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड आर वेरी डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म लाइक द आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनकी बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंटरेक्टिंग मेटल एटम डीलोकेलाइज इंस्टेड ऑफ द देयर रेस्पेक्टिवली मेटल एटम्स। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इंटरेक्टिव है
किसका, जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स का है पॉजिटिव चार्ज के साथ। दे फॉर्म ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोटिंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज एटम, न्यूक्लियाई ऑफ द इंटरेस्ट एक्टिंग मेटल आयंस की बात करें। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन मूव फ्रीली थ्रू आउट द स्पेस, जो आसानी से पूर्ण क्रिस्टल के अंदर वो फ्रीली मूवेबल हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ मैनी डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मैनी पॉजिटिवली चार्ज आयन व्हेन द फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट हैज ए ग्लू प्रोडक्ट्स। तो द स्ट्रेंथ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मोबाइल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए दो बात वापस फिर आगे कि आयनिक बॉन्ड में हम किसकी बात करें, मेटल नॉन मेटल की, और कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल के बीच में, और मेटेलिक में मेटल और मेटल के बीच के अंदर बात। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं मेटल्स के साथ। देखिए गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रति गुड कंडक्टर हैं। अब गुड कंडक्टर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री अवस्था में है, तभी तो ये गुड कंडक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। दूसरा, कंडक्टर से मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने खाली कक्षक में जा रहा है और खाली कक्षक उसके पास है, तो वहाँ पे मोबाइल रूप में घूम रहा है, और जैसे भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब क्या है, वो कंडक्टेंस है, चालक है हीट के दौरान। मोबाइल इलेक्ट्रिक चमक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था पहले फ्री है, तो उनके ऊपर जैसे रोशनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर कक्षक से हायर कक्षक में जब जाता है और वो वापस उसी कक्षक में लौटता है, तो इस दौरान जो उनके अंदर चमक जो आ रही है वो क्या कहलाती है, इसकी धात्विक चमक के रूप में। डक्टाइल, क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, अर्थात ये इस प्रकार से फैलाव है जिनके अंदर एक हम जैसे थोड़े से लोहे को पीटते हैं तो आप देखते हैं चादर की तरह फैल जाता है। तो इस फैलाव का मतलब क्या, इसमें अंदर मेलिएबल है, इसको कोई भी आकार दे सकते हैं हम, धातु को अंदर कोई भी हम आकार में ढाल सकते हैं। इसका मतलब एक इस प्रकार से मेलिएबल अवस्था इसकी है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, इसकी भी हम बात इसमें करते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है आपका, देखिए जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि धातुओं के अंदर क्या होता है, गलनांक और गलन उष्मा आदि के मानों में तुलनात्मक रूप में बहुत ही परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, इनके धात्विक बंध की सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न होती है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं हमें, इसकी धातु की कुछ बातें बता रहे हैं जिसके अंदर कुछ कमियां भी आएंगी जिनको हम हाईलाइट करेंगे। और भी अगर हम देखना चाहें इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आसानी से धन विद्युत तत्व भी बना सकते हैं, अर्थात इनके मेलिएबल मैंने बताया जिन्हें पीट कर चादर तरह बनाया जा सकता है, इन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात इसकी कर रहे हैं कि वजह से इसमें एक एक्सेप्शन भी है आपके सामने, पारा एक अपवाद है जिसमें हम ये उपयुक्त गुणों की जो बात कर रहे हैं वो उनमें नहीं हो पाते हैं। तो मरकरी इज एन एक्सेप्शनल मेटल विच डज नॉट कंटेन द अबाउ मेंशन प्रॉपर्टी, जो अबाउ ऊपर अपने जो प्रॉपर्टी की बात की है धातु की, उन प्रॉपर्टी को व्यक्त नहीं कर पाती है मरकरी, इसलिए क्या है एक अपवाद के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि स्पेसिफिक बाइंडिंग अमोंग, यानी कुछ क्रिस्टलों में विद्यमान धातु परमाणु के मध्य का वह विशिष्ट बंध है, स्पेसिफिक बॉन्ड है, जो न तो क्या है आयनिक है और न ही क्या है शुद्ध सहसंयोजक बंध है, किंतु फिर भी वह क्या करता है दोनों प्रकार के बंधों से मिलता जुलता है, किससे, आयनिक और कोवेलेंट से। तो धात्विक बंध करते, इस प्रकार का जो बंध बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। द स्पेसिफिक बॉन्ड अमोंग द एटम ऑफ ए मेटेलिक क्रिस्टल विच आर नाइदर प्योर आयनिक नॉर प्योर कोवेलेंट बट विच अ मेंबर या एक रिजेंबल बोथ द दीज इज कॉल्ड ए मेटेलिक बॉन्ड। तो इनके आगे अगर हम इसकी बात करेंगे, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी या ये कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, एक धात्विक बंध की थ्योरी क्या है। ये कई बार अलग से पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है आपके पास, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। तो हम बात कर रहे हैं पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है वो ड्रूड ने और लॉरेंज ने दिया था इसको 19 के अंदर, ड्रूड ने और फिर लॉरेंज ने 1916 में इसको किया था। तो एक नाम से ही पूछा जाता है ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत क्या है, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लोटिंग या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है कि धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के रूप में दरवा अथवा समुद्र के अंदर व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है, तो वह बल जो इन धनायनों को इलेक्ट्रॉन के सागर में बांधे हुए रखता है, जो इलेक्ट्रॉन का सागर है और उसके अंदर इन धनायनों को जोड़े हुए रखता है, उसको हमने क्या कह दिया, धात्विक बंध। तो इस सिद्धांत की सहायता से हम इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, इनके गुणों को व्यक्त कर सकते हैं। तो
पहला गुण देखिए, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, ये क्या बताया गया है, धातुओं द्वारा विद्युत की चालकता का प्रदर्शन। यानी इस सिद्धांत के द्वारा हम इसके गुणों को जो हम बता रहे हैं उसमें करें मेटेलिक ल्यूस्टर सिद्धांत। मेटेलिक ल्यूस्टर में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है तो उसके एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च स्तर में चले जाते हैं, और जब ये पुनः अपने सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, और ये उत्सर्जन जो है, उत्सर्जित ऊर्जा विजिबल रीजन की होती है, यानी दृश्य क्षेत्र की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती प्रतीत होती है, और इसका परिणाम क्या मिलता है, धातु की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक हमें दिखाई देती है, जिसको हमने क्या कह दिया, धात्विक चमक के नाम से बताते हैं। दूसरा देखिए गुण क्या इससे व्यक्त कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, वो है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, देखिए यहाँ पे आप बताया है चित्र के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री विचरण मुक्त करता है इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रकार विद्युत का चालन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का एनोड की तरफ जाते हुए, ये आपको एरो दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं, ये सारे क्या रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। तो ये गमन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का एनोड की तरफ बढ़ने का, ये किसका क्या प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ऊष्मा की चालकता, या कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जब धातु की एक सिरों को हम देखा कई बार अपने लोहे की छड़ लेते हैं और एक सिरे से अगर वो गर्म करते हैं तो आगे से गर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ तक जहाँ पे हमने उसको पकड़ रखा है वो वहाँ तक गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसका कारण है मेटेलिक बॉन्ड में। तो जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म करते हैं तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, और ये तेज़ी से गति करते हुए धातु क्रिस्टल के एक सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के ऊष्मा संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। तो ये हम कह सकते हैं ऊष्मा की चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है इसी पॉइंट के अंदर कि ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के करेक्टर को कैसे समझा पा रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आघात वर्धन्यता यानी जिसको मेलिएबिलिटी कहते हैं, और दूसरा होता है डक्टिलिटी यानी तन्यता के गुणों को भी दर्शा सकता है। कैसे धातु धनायनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बांधे रखने वाला एक बंध है जो दिशाहीन है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका, मैंने कहा ना किसी भी बंध के साथ वो जुड़ सकता है, दिशाहीन है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिशात्मक नहीं है, दिशाहीन है। तो धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। अतः किसी भी दिशा में यदि इन पर कोई बल लगाया जाए तो धनायन की सतह एक स्थान से किसी तल पर खिसक जाती है आगे, और इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र सब तरफ फैला हुआ है, जो एक नई स्थिति में भी धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घिर करके फिर धातु बंध में पूर्ण की भांति आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम किसी भी लोहे की चीज़ को हम थोड़ी सी जब पीटते हैं तो इनकी पतली चादर सी बन जाती है, और अगर उसमें से खिंचाव किया जाए तो उसमें तार भी खींचे जा सकते हैं, जिन्होंने तन्यता का नाम दिया है। इसको आप देखिए डायग्राम में देख सकते हैं। बल लगाने पे देखिए, पहले पूर्व स्थिति क्रिस्टल की थी हमारे सामने, ये पहले की स्थिति है क्रिस्टल की, जो ये क्रिस्टल हमारे पास बना हुआ पहले की। अब जैसे बल इसके ऊपर लगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्पेस खाली हो गया, यानी यहाँ वाले धनायन आगे खिसक गए। तो आगे जाने के पश्चात फिर दूसरा धनायन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऋण आयनों के द्वारा उसको घेर लिया जाएगा। ऋण आयन का मतलब यहाँ पे मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनको फिर घेर लिया जाएगा। तो बल लगाने से धातु की सतह के ऊपर धातु की सतह का फैलना, एक हम जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो चादर की तरह फैलाव हो जाता है, उसका एक रीज़न यहाँ पे मैंने आपको बताया है। उसके पश्चात आता हमारे पास कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी जो बातों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकी वही है। तो उसमें क्या, धातु में चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की गई। यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ताप बढ़ने पर हम देखते हैं कुछ धातुओं की चालकता बढ़ जाती है, कुछ की चालकता कम हो जाती है, या विभिन्न धातुओं में धात्विक बंध की सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ धातुएं बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं जो आसानी से पीटने से फैल जाती हैं, कुछ आसानी से पीटने भी नहीं फैलती हैं। ये बातें कुछ उसमें कमियां रह गई। यानी समझ धातुएं ये कह सकते हैं कि एक समान रूप से कठोर नहीं होती हैं। धातुओं के गुणों का मात्रात्मक व्याख्या भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, कितने तक ये सॉलिड हैं, कितने तक ये स्ट्रॉन्ग हैं, कितने तक वीक हैं, ये बात भी हम यहाँ पे नहीं समझा पा रहे हैं। अब इसी की कंटिन्यूटी में एक दूसरा
सिद्धांत हो रहा था जो मेटेलिक बॉन्ड के सिद्धांत को या ये कहें कि मेटल्स के गुणों को व्यक्त कर पा रहा है, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैसे आपने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोलिंग के अनुसार धातु परमाणुओं के मध्य अनुनाद करने वाले सहसंयोजक बंधों के रूप में धातु बंध को समझाना। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस का हमने सहारा लेकर के और इस मेटेलिक बॉन्ड को समझा रहे हैं। देखिए शुद्ध सहसंयोजक संरचना में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमने लिथियम का एक एग्जांपल ले रखा। देखिए लिथियम बॉन्ड लिथियम, क्योंकि लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आप पाते हैं 1s2 2s1, जहाँ पे 2p0 इसका मतलब 2p कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये हमें ध्यान रखना है 2s और 2p कक्षकों की एनर्जी जो लगभग समान होती है। इट मीन्स 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2p में आसानी से जा सकता है। तो यही कारण रहेगा कि रेजोनेंस की संख्या, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे एक संयोजकता बंध के द्वारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंध बन रहा था वो बढ़ करके 8 तक पहुँच जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। देखिए द्विविमीय सतह में लिथियम की 4 परमाणुओं के मध्य बंध व अनुनाद, ये देखिए पहले इसके साथ इस प्रकार से था, दूसरे में हमने दूसरा प्रेजेंट किया है इसको। तो ये 4 रूप में यहाँ पे इसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन 4 परमाणुओं के साथ दिखा रहे हैं इसकी। देखिए यहाँ 2 चीज़ आती हैं, एक आती है तुल्यकालीन अनुनाद, एक होता है विषमकालीन अनुनाद। देखिए तुल्यकालीन और विषमकालीन दोनों में क्या अंतर है? ये इस प्रकार का अनुनाद है जिसमें ये संरचना शुद्ध सहसंयोजक प्योरली हम कोवलेंट की बात करें कि आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, जबकि लिथियम एक स्थायी धातु है। तो यहाँ पे देखिए जो हम पहले कर रहे हैं तुलनात्मक रूप में, और दूसरा जब इसको आयनिक संरचना के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या है? विषमकालीन अनुनाद के रूप में। तो जब एक समान रूप में आ रहा है तो वो क्या पूर्ण सहसंयोजकता के रूप में दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तुलनात्मक अनुनाद, इस अनुनाद के आधार पर हम लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, जो हम किसके कर रहे हैं? सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। लेकिन जबकि लिथियम एक कैसा है? स्थायी धातु है। तो पोलिंग ने इसके कारण बाद में विषमकालीन अनुनाद बताया, तो उसकी भी अवधारणा की, उसमें क्या थी? आयनिक संरचना ने भाग लिया। और आयनिक संरचना बनने की प्रक्रिया उन्होंने क्या समझाई कि लिथियम में मैंने कहा था कि क्या है, मान लीजिए 2 लिथियम यहाँ पे हम ले रहे हैं, लिथियम ए एक लिथियम, दूसरा लिथियम बी। तो यहाँ पे आप देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px0 2py0 2pz0, ये तीनों हमने p और s की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि लगभग क्या 2s और 2p की एनर्जी क्या लगभग समान है। तो लिथियम प्लस साइन जैसे ही होगा इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1s2 इसका मतलब 2s और 2p दोनों कक्षक हमारे पास खाली हैं। और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के पश्चात लिथियम नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस कक्षक में चला गया। तो वहाँ पे स्थिति क्या हो गई? 1s2 2s1 2px1 2py0 2pz0 की स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि लिथियम नेगेटिव बी के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो 2s और 2p कक्षकों में है ये दोनों कक्षक क्या संकरित होकर के हमारे पास 2 sp कक्षक बना लेंगे, जो 2 सोडियम लिथियम परमाणु के साथ 2 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो विषमकालीन अनुनाद की सभी संरचनाओं का बनना आसानी से हम यहाँ बता सकते हैं कि इनमें बचे हुए रिक्त कक्षक होते हैं जो धात्विक कक्षक कहलाएंगे, और इन्हीं कक्षकों में विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कारण क्या विद्युत चालकता दर्शाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दोनों में 2s और 2p में। अब 2 2psp कक्षक बनेंगे तो जो 2 लिथियम परमाणु के साथ क्या करेंगे? 2 सहसंयोजक बंध बनाने में सहायक हों। इस प्रकार से जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई है इनकी, देखिए 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे एक लिथियम पे पॉजिटिव, दूसरे लिथियम, 4 बॉन्ड हमारे पास बन रहे थे, और इनको हम पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर विषमकालीन अनुनाद इसको हम कह देते हैं द्वारा बताया जा सकता है। इसी को ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट था, उसने कहा संसर्जक ऊर्जा का नाम दिया के आधार पर उन्होंने धात्विक बंध को स्पष्टीकरण दिया। और उन्होंने क्या बताया कि देखिए डी कक्षक जिस प्रकार से, मान लीजिए डी कक्षक में कितने सब सेल हैं? 5 सब सेल, और सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी? 5 है। एस में भी 1 है। तो यहाँ पे 6 अयुग्मित अधिकतम संयोजकता या हम कहें सहसंयोजकता वाले बंध बनेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ आपको दिया गया है, देखिए इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि 3 बड़े आवर्त को मैंने यहाँ संसर्जक ऊर्जा के रूप में बता रखा है। और ये क्या है? इनके गलनांक, कवलनांक, गलन की उष्मा, कठोरता आदि के ऐसे गुण हैं जो तत्वों की संसर्जक ऊर्जाओं से संबंधित हैं। तो इसके लिए भी क्या बताया इसके अंदर कि संसर्जक ऊर्जा अर्थात प्रति परमाणु धात्विक बंधों की संख्या,
प्रति परमाणु धात्विक जो बंध बन रहे हैं उनकी संख्या जो है वो देखिए सीजियम से टंगस्टन तक बढ़ती है। यहाँ आप देखिए सीजियम को हम यहाँ देख सकते हैं, ये सीजियम से लेकर के सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ रही है, टंगस्टन तक की ये ऊर्जा एनर्जी बढ़ रही है इस प्रकार से। और उसके पश्चात क्या हो रहा है, मरकरी तक फिर घट जाती है वापस। इस ग्राफ में दिखा रखा, देखिए सीजियम से लेकर के टंगस्टन तक बढ़ती हुई है, उसके बाद घटती हुई है। इसका मतलब क्या है, प्रति परमाणु धात्विक बंधों की संख्या को ये व्यक्त कर रहा है। और मरकरी के बाद फिर लेड तक बढ़ती है, उसके बाद फिर घटती हुई रेडोन पर फिर शून्य हो जाती है। तो इस ग्राफिक ने इसको स्पष्ट किया था कि धात्विक बंध में डी तथा एस इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं, और जब परमाणु में डी और एस कक्षक के समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, जब उनके अंदर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जैसे हमने कहा मरकरी में, तो इसके बाद धात्विक बंध में एस और पी कक्षक का प्रयोग होता है। और अधिकतम सहसंयोजकता उस समय होगी जब उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 5 डी कक्षक में और 1 एस कक्षक में होंगे। और जब डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, इनके अंदर भराव की स्थिति आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो विद्यमान है वो कैसे हो जाएंगे कि इनके अंदर चालकता को रोक देंगे। तो ये कह सकते हैं कि अधिकतम सहसंयोजकता उस समय होगी जब एस और पी कक्षक में अधिकतम 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हों, उस समय होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इसमें किस प्रकार से धात्विक परमाणुओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। जैसे सीजियम से टंगस्टन तक बढ़ता था, टंगस्टन से मरकरी तक फिर कम होता गया, उसके बाद फिर लेड पर बढ़ा और रेडोन पर शून्य हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर भी हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए लास्ट में इसका आता है कि इसकी लिमिटेशंस, इसकी भी लिमिटेशंस है। वो क्या है, ये धातुओं की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस को पूर्ण रूप से नहीं समझा पा रहा था। धातुओं में सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये भी वीबीटी के द्वारा हम यहाँ नहीं बता पाए। फिर ताप परिवर्तन से चालकता में परिवर्तन क्यों हो जाता है, सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बन जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, या धात्विक चमक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सभी गुणों को अगर हम देखें तो ये सिद्धांत जो पूर्ण रूप से नहीं समझा पाता। इन सब गुणों को समझाने के लिए उसके पश्चात एक थ्योरी हमारे पास और आती है, और वो आती है धात्विक आणविक सिद्धांत थ्योरी, या इसको हम कह सकते हैं बैंड सिद्धांत थ्योरी, या धातुओं का आप बैंड सिद्धांत थ्योरी भी कह सकते हैं। इस थ्योरी को हम अगले लास्ट टॉपिक में लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।